start with Diophantine equation. An equation, an algebraic equation. Algebraic equation से क्या समझते हैं? What do you mean by algebraic equation? कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं algebraic equation क्यों कहा गया? वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों टर्म यूज है। ये जरूरी नहीं है। क्या ये एक algebraic equation है? Is it an algebraic equation? Of course it's not. Yes or no? Yes, ma'am. No ma'am. Algebraic equation. जो नो बोल रहे हैं वो एक्सप्लेन क्यों नहीं है? मैम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। यस, तो algebraic equation का मतलब क्या है? जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल, तो आपको फिर उसमें थोड़ा कंडीशन डालना होगा ना। यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों तो यूज किया है मैंने। बट इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। एक्सप्लेन करना होगा ना कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ना हो, लोगैरिथमिक फंक्शन ना हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना हो। सेमेस्टर 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, अलजेब्राइक इक्वेशन। ठीक है, तो अभी क्लियर कर लीजिए, अलजेब्राइक इक्वेशन का मतलब है एक पोलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए एक्स वाई जेड समथिंग। ठीक है, सिंपल केवल कांस्टेंट एंड वेरिएबल को कंटेन करता हो बोलना सफिशिएंट नहीं है। इसमें आपको फिर कंडीशंस डालना होगा कि वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम इनवर्स, और एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए। हाँ वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन, ये सारे को कंटेन नहीं करना चाहिए। तो इससे बेटर है जस्ट लिख दिया जाता है अलजेब्राइक इक्वेशन होने का मतलब पोलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए इन एक्स वाई जेड, जो भी वेरिएबल आप ले रहे हैं। So an algebraic equation in which The coefficient of the variables the coefficients of the variables and the absolute term. Absolute terms mean absolute terms का मतलब कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल और कांस्टेंट जो बोल रहे थे ना, तो कांस्टेंट के लिए सिमिलर वर्ड हम लोग यूज करते हैं। एब्सोल्यूट टर्म्स आर इंटीजर्स, and of which the solution which satisfies the equation are also integers is called a Diophantine equation. एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो अच्छे से लैंग्वेज को याद करना है और आपको एक्सप्लेन करना है। तो एक अलजेब्राइक इक्वेशन होना चाहिए जिसमें वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं एंड द एब्सोल्यूट टर्म, जो एब्सोल्यूट टर्म्स यूज किया गया है वो सारा इंटीजर होना चाहिए, और इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा यानी XYZ, अगर 3 वेरिएबल में है तो XYZ का अगर आप वैल्यूज फाइंड आउट करते हो
तो वो भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। अगर आपके इक्वेशन में ये प्रॉपर्टी है देन इट इज सेड टू बी एन एल्जेब्राइक इक्वेशन। क्लियर है डेफिनेशन? ठीक है, जैसे 2x² + 5x + 3, क्या ये एक एल्जेब्राइक इक्वेशन है? वेरिएबल जो है उसका कोफिशिएंट इंटीजर है, जो एब्सोल्यूट टर्म या कांस्टेंट टर्म है वो भी इंटीजर है। क्या आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हो? So N1 C1 is equal to 1 mod M1. N1 C1 को C1 को x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है? अगर इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं। बताइए क्या क्या आ रहा है? फैक्टराइज हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला है, याद है आपको? क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? x इज इक्वल टू स्क्वायर Ma'am, x -1 and x is equal to -3/2. ठीक है, फॉर्मूला मैं पूछ रही हूँ, अगर आपको फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? Ma'am, x equals to -b plus -4 over e square minus 4ac/2. divided by 2. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का दो वैल्यूज आ जाएगा, एक प्लस करने से एक माइनस करने से। तो क्या क्या आ रहा है? Ma'am, -1 and -3/2. माइनस 3/2. 3/2। यस मैम। Yes, ma'am. तो क्या ये एक डाइफेंटाइन इक्वेशन है? No, ma'am. नो, क्योंकि जो सॉल्यूशन आ रहा है यहाँ पे आपको एक इंटीजर वैल्यू नहीं मिल रहा है, यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया है। तो दिस इज नॉट अ डाइफेंटाइन इक्वेशन, नॉट अ डाइफेंटाइन इक्वेशन। क्लियर है? तो आपको वेरिएबल का कोफिशिएंट चेक करना है, वो इंटीजर होना चाहिए। जो कांस्टेंट टर्म लिया गया है आपके इक्वेशन में वो कांस्टेंट टर्म इंटीजर होना चाहिए, और जो सॉल्यूशंस फाइंड आउट होगा वो भी इंटीजर होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, आपका इक्वेशन एक अलजेब्राइक इक्वेशन होना चाहिए। इतना कंडीशन है, अगर फुलफिल करता है तो आपका इक्वेशन डाइफेंटाइन इक्वेशन होगा। The most general form of linear डाइफेंटाइन इक्वेशन इज, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ax plus by is equal to c। इस फॉर्म में जो रहता है इसको हम लोग लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन बोलते हैं। कंडीशन आपका फुलफिल होना चाहिए, a b c इंटीजर होना चाहिए, और x जो वैल्यू इसका निकलेगा, x का वैल्यू भी एक इंटीजर आना चाहिए। एंड द quadratic डाइफेंटाइन इक्वेशन is oftenly taken as x² plus y² equal to
जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, वेयर एक्स वाई जेड इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाले केस में भी ए बी सी एक्स सारा क्या होगा, एक्स और वाई, इतना चीज यूज किया गया है। तो यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हो, वेयर ए बी सी एक्स वाई ऑल आर इंटीजर्स। अगर सारा इंटीजर है तब हम लोग बोलेंगे ये लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन। नेक्स्ट थ्योरम, this one is called Bagehot's theorem. The statement is, let ax plus by is equal to c. ठीक है, यहाँ पे हम ये इक्वेशन 1 दे रहे हैं। बी अ डाइफेंटाइन इक्वेशन with GCD of AB is equal to G, then first if G divides C, कंडीशन आप पहले भी पढ़ चुके हो, G अगर C को डिवाइड करता है तो क्या होगा, A divide B divide A divide नहीं, सॉल्यूशन का हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ए और बी का जीसीडी निकालते हैं वो जी आता है। ये हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंस में पढ़ा था, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड m। इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का क्या कंडीशन था, a और m का जीसीडी हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए कुछ आया d, एंड इफ d डिवाइड्स b देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और जितना d का वैल्यू होगा उतना सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करता है। तो इसी कॉन्ग्रुएंस को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देन दिस कैन बी रिटन एज m डिवाइड्स ax माइनस b, और ax माइनस b इज इक्वल टू m इंटू सम इंटीजर y। तो ax माइनस my इज इक्वल टू b। आपका डाइफेंटाइन इक्वेशन के टाइप का ही टर्म आ गया है। माइनस m को हम लोग कुछ अदर इंटीजर से रिप्लेस कर सकते हैं प्लस बनाने के लिए। तो डाइफेंटाइन इक्वेशन का यही पैटर्न है। तो दोनों सेम थ्योरम है ना, जस्ट उसमें यहाँ कॉन्ग्रुएंस के फॉर्म में लिखा हुआ है, वहाँ डाइफेंटाइन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है। तो अगर जी डी सी को डिवाइड करता है तो आपके इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। इफ जी डिवाइड सी देन equation 1 has infinite number of solutions. Second, if G does not divide C, अगर G C को डिवाइड नहीं करता है तो no solution. no solution. Then equation 1 has no solution. ठीक है, मिलता जुलता है। यहाँ भी हम लोग वही काम करते थे। यहाँ जस्ट d डिवाइड्स b होने से आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एंड d नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, और यहाँ पे जस्ट बोला जा रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। अगर डाइफेंटाइन इक्वेशन है एंड d डज नॉट डिवाइड्स b होने से यहाँ भी आपका नो सॉल्यूशंस आता था, डाइफेंटाइन इक्वेशन में भी नो सॉल्यूशन होगा।
further if x naught y naught be the solution of equation 1, then all other solutions of equation 1 are given by x is equal to x naught plus b by g into n and y is equal to y naught minus a by g into n, where n is an integer. अगर आपको एक ट्रिवियल सॉल्यूशन x नॉट और y नॉट की फॉर्म में मिल जाता है, हम लोग गेस करते थे न्यूमेरिकल बनाने समय, तो अगर आप एक वैल्यू x नॉट और y नॉट गेस कर पाते हो जो कि इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है, तो बाकी जितने भी सॉल्यूशन है उसको हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी बाई जी इंटू एन एंड y इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस ए बाई जी इंटू एन. n इंटीजर है, n का वैल्यू डिफरेंट रखोगे, यू विल गेट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. तो स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम? क्लियर है थ्योरम का स्टेटमेंट? स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना है हर एक थ्योरम के लिए, कभी भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो. प्रूफ में प्रोसीड किया जाए. Yes, ma'am. स्टेटमेंट याद रखिएगा सारे थ्योरम का. एक क्लास में मैं टेस्ट लूंगी, जितना भी अभी तक आपने थ्योरम पढ़ा है सबका स्टेटमेंट प्रैक्टिस कीजिए. इसी क्लास में मैं टेस्ट लूंगी. फॉर्मेट्स थ्योरम, विल्सन थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जितना भी नेमिंग वाला थ्योरम्स है सारे का स्टेटमेंट प्रैक्टिस करते रहिए. किसी दिन भी मैं सरप्राइज टेस्ट लूंगी, चीटिंग के किए बिना आपको लिखना है, ठीक है, ऑनेस्टली. तो प्रूव clearly equation 1 can be written as कॉन्ग्रुएंस के फॉर्म में लिखा गया है. तो अभी मैंने कॉन्ग्रुएंस को इक्वेशन में चेंज करके दिखाया, इक्वेशन को कॉन्ग्रुएंस में आपको चेंज करना है. तो अगर आपके पास ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है तो ट्राई कीजिए. तो इसको अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, बिना सॉल्यूशन और नोट्स देखे अपने से सोच के ट्राई कीजिए. यस, Ma'am, A is congruent to C mod B. ax congruent to c mod b. ठीक है, देखते हैं. b divides ax minus c, that means ax minus c is equal to b into some integer y. तो y के जगह हम लोग माइनस वाई ले सकते हैं अरेंजमेंट करने के लिए. इंटीजर आपको सेलेक्ट करना है, तो माइनस बी वाई आएगा इधर, तो प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी. ठीक है, एक ये फॉर्मेशन हो गया. क्या किसी और तरीका से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? सोच के बताइए, क्या बी वाई कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड ए लिखा जा सकता है? सोच के बताइए, इज इट करेक्ट? तो ऐसे भी लिखा जा सकता है. तो रिटर्न एज ax congruent to c mod b
और by congruent to C mod A। अब आप लीनियर कॉन्ग्रुएंस तो सॉल्व कर चुके हो, तो इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का कंडीशन क्या था? लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका कंडीशन क्या था? अभी जस्ट मैंने बताया, जल्दी बताइए। GCD of A and M must divide C. यहाँ m तो नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है? B. एज अ सॉल्यूशन ये किसका जीसीडी? मैम AX and B का A and B. ए एंड बी ना, एक्स तो नहीं ले सकते हैं। A and इफ जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड्स सी, B. जीसीडी ऑफ ए बी को आपके स्टेटमेंट में क्या एज्यूम किया गया है? G. जी, तो यू कैन राइट और जी डिवाइड सी एंड इक्वेशन 2 हैज नो सॉल्यूशन if G does not divide C। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आपका काम है, सेकेंड पार्ट तो हो गया थ्योरम का, G C को डिवाइड नहीं करता है तो नो सॉल्यूशन आएगा, लेकिन G C को डिवाइड करता है तो अब आपको दिखाना है देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नाउ वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नाउ इफ G डिवाइड C, अगर G C को डिवाइड करता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? There C can exists be written, C can be written as, अगर G C को डिवाइड करता है तो C equals to G into some integer. A into yes, some C is equal to G into some integer। तो if G divides C, then there exists an integer, कुछ इंटीजर हम लोग मान लेंगे C1 such that C is equal to GC1। Now आपके पास G का मतलब क्या है? G is the GCD of AB। तो GCD के प्रॉपर्टी से हम लोग क्या लिख सकते हैं? G divides A and G divides B. Yes, then G divides A and G divides B। फिर इसी तरह का कॉन्सेप्ट लगाइए, G अगर A को डिवाइड करता है तो G कैन बी रिटन है, सॉरी, A कैन बी रिटन एज G into some. G into some integer। तो जैसे वहाँ C1 लिए थे, यहाँ पे हम लोग A1 ले लेंगे। Then A can be written as G into A1 and B can be written as G into B1, where A1 B1 क्या होगा? सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए। एक और प्रॉपर्टी आपको पता है जीसीडी का, याद है किसी को? एक थ्योरम हमने एक्सप्लेन किया था, अगर G जीसीडी है ए बी का तो G को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? याद आ रहा है? एक तो G डिवाइड्स A, G डिवाइड्स B से आप प्रोसीड कर सकते हो, और दूसरा तरीका था अगर G ए बी का जीसीडी है तो G कैन बी रिटन एज, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B, AX नॉट प्लस B Y नॉट। Yes. याद आया? Yes. लेकिन हम लोग यहाँ एक्स नॉट वाई नॉट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स नॉट वाई नॉट आपका थ्योरम में यूज किया गया है। तो हम लोग कुछ अनदर लीनियर कॉम्बिनेशन जस्ट बनाना है ए एंड बी का, वो हम लोग मान लेते हैं AT प्लस BW, वेयर T एंड W ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स।
तो ए के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले C1 से मल्टीप्लाई किया गया है, उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे। तो दोनों साइड C1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। GC1 is equal to ATC1 plus BWC1. GC1 can be written as GC1 किसको माना? C को। इक्वेशन 2 दिया है कहीं पे हमने? यस यस मैम। तो यहाँ 1 एंड 3 को कंपेयर कीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3 बताइए तो क्या मिलेगा? टू सी पर टी X is equal to C1T C1T and Y is equal to सी पर W या WC1। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? C1 तो फिक्स्ड इंटीजर है, क्योंकि G इंटू C1 करने से C आ रहा है, तो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने से C के इक्वल होगा। तो C1 तो फिक्स है, लेकिन T एंड W क्या है? इंटीजर्स है। तो T एंड W का आप अलग अलग वैल्यू ले सकते हो। तो यू कैन पुट इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ T एंड W, और उसके जैसे ही आप पुट करोगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ X एंड Y आएगा। सो जस्ट इसके नीचे आपको लिख देना है, thus corresponding to infinite values of T and W, equation 1 with the help of equation 3 have infinite solution. ठीक है? इक्वेशन 1 एंड 3 के हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। नाउ आपको x0 y0 एक इनिशियल सॉल्यूशन मानकर दिखाना है कि बाकी जितने भी सॉल्यूशन होंगे उसका फॉर्म होगा x is equal to x0 plus b by g into n and y is equal to y0 minus a by g into n। अब हम लोग वो पार्ट को करेंगे। नाउ to find all integral solutions of equation 1, let us consider a pair of integers x0 y0 satisfying equation 1। दैट इज इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करने का मतलब हमने मान लिया कि x0 y0 एक सॉल्यूशन है आपका इक्वेशन 1 का। वो हम लोग न्यूमेरिकल में ट्रायल सॉल्यूशन है, आप कर चुके हो पहले भी। x0 हम लोग गेस करके फाइंड आउट करते थे कौन सा वैल्यू आपका इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मान लीजिए एक x0 y0 आपको मिल गया, तो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन होने का मतलब क्या होता है? इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स ax0 plus by0 is equal to c। Give it as equation 4। Now you have to subtract equation 4 from equation 1। बताइए तो क्या मिल रहा है? इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। थोड़ा रीअरेंज करके बताइए a एंड b के टर्म्स को। a का टर्म लेफ्ट साइड में, b का टर्म राइट साइड में, क्या मिल रहा है बताइए?
लेफ्ट साइड में ए का टर्म चाहिए मुझे, राइट साइड में बी का टर्म। इस तरह से अरेंज कीजिए, बताइए क्या मिल रहा है। मैम ए एक्स नॉट माइनस एक्स इक्वल्स टू बी वाई माइनस वाई। ए के साथ एक्स नॉट माइनस एक्स, x minus x यस इट इज x एक्स minus माइनस एक्स नॉट। और बी के साथ वाई नॉट माइनस वाई। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? एनी प्रॉब्लम? दोनों साइड हमने जी से डिवाइड कर दिया है। Since GCD of AB is G, ये आपको दिया हुआ है, तो what about GCD of A by G and B by G? कितना होगा? बहुत सिंपल थ्योरम है, बहुत जगह यूज किया है। क्या होगा? मैम 1। यस इट इज 1। तो अब आपको थोड़ा सा इस टाइप से सोचना है कि आपने इस वैल्यू को, दिस इज अ सिंगल टर्म, इस वैल्यू को आपने b बाई जी इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में लिखा है। तो डिविजिबिलिटी के प्रोसेस से हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर डिविजिबिलिटी में लिखना पड़े तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कौन किसको डिवाइड करेगा? मैम बी बाई जी डिवाइड्स ए बाई जी इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। b बाई जी डिवाइड्स दिस इंटू दिस। अब प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो आइदर ऑफ वन नंबर को डिवाइड करता है, तो आपने लिख दिया है पहले a बाई जी और b बाई जी का जीसीडी 1 है, तो क्या b बाई जी a बाई जी को डिवाइड करेगा? नो मैम। नो मैम। तो डायरेक्टली इस पार्ट को हटा देंगे, आपका वैल्यू आ रहा है b बाई जी डिवाइड्स a बाई जी इंटू दिस टर्म। हमने कंडीशन लिख दिया है कि दोनों का जीसीडी 1 है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। तो b बाई जी डिवाइड्स x माइनस एक्स नॉट। एंड उसी तरह रिवर्स आपको सोचना है, ये एक सिंगल टर्म सोचना है और इसको सोचना है a बाई जी इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। दिस इज द सिंगल टर्म और लेफ्ट साइड में a बाई जी इंटू सम इंटीजर। तो अब इस कौन किसको डिवाइड करेगा? a by g divides y minus y a बाई जी डिवाइड्स y नॉट माइनस y। थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, एज a बाई जी डज नॉट डिवाइड्स b बाई जी, या b बाई जी डज नॉट डिवाइड्स a बाई जी, क्योंकि उसका जीसीडी 1 आएगा, हम लोग शो कर चुके हैं। तो अगर b बाई जी डिवाइड्स x माइनस एक्स नॉट है, तो फिर थोड़ा सा सोच के बताइए इक्वेशन के टर्म में हम लोग क्या लिख पाएंगे? इफ दिस होल्ड्स देन क्या लिख सकते हैं? x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू b by g into some integer b बाई जी इंटू सम इंटीजर, क्योंकि n के टर्म्स में लिया गया है, तो पहले हम लोग एक सिंगल इंटीजर n1 ले रहे हैं, वेयर n1 बिलोंग्स टू z। और अगर इस पार्ट को सोचा जाए तब क्या लिखेंगे? a बाई जी इंटू सम इंटीजर, तो मान लेते हैं n2, n2 बिलोंग्स टू z। सो x का वैल्यू y का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी बाई जी इंटू n1 एंड y इज इक्वल टू y नॉट माइनस a बाई जी इंटू n2। आ जाएगा? yes ma'am
थ्योरम में जस्ट n यूज किया गया है, तो हम लोग एक लाइन में n1 n2 को एक इंटीजर n से रिप्लेस कर देंगे एक जनरल फॉर्म बनाने के लिए जस्ट। तो रिप्लेसिंग या टेकिंग n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा x नॉट प्लस b बाई जी इंटू एन एंड y इज इक्वल टू y नॉट प्लस a बाई जी इंटू एन। दोनों इंटीजर है तो n1 n2 अलग अलग नहीं लेके सिंगल n भी हम लोग ले सकते हैं। सो दिस इज द थ्योरम। आप लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर कीजिए।